नमस्कार, आदाब, मैं रदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर हिंदी समाचार। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइन। उद्धव की कोशिश नाकाम, ठाकरे के 6 बागी सांसद आज शिंदे की शिवसेना में होंगे शामिल। राजस्थान में मस्जिदों पर एक्शन से भड़के ओवैसी, बोले 250 साल पुरानी दरगाह भी तोड़ी गई, अमित शाह से की अपील। पीएम मोदी की तारीफ कर पवन खेड़ा के निशाने पर आए अब शशि थरूर ने की बदलते कश्मीर पर पोस्ट, भड़की कांग्रेस। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच के बीच बड़ी खबर, दान के पैसों की गिनती करने वाली टीम बदली गई। नीट यूजी एग्जाम में बड़े सॉल्वर गैंग का भंडाफोड़, बिहार में 24 गिरफ्तार, बायोमेट्रिक कंपनी के कर्मचारी भी शामिल। यूएस ईरान पीस टॉक के बीच कतर के गैस टर्मिनल में बड़ा धमाका, 54 घायल, 18 लापता। अमेरिका ईरान शांति वार्ता की पहली बड़ी बैठक खत्म, 60 दिनों के समझौते का रोड मैप तैयार। अब समाचार विस्तार से। महाराष्ट्र में एक बार फिर से सियासी पारा हाई हो गया है। उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना में एक और बार फूट पड़ने जा रही है। सूत्रों का कहना है कि शिवसेना यूबीटी के सभी 6 बागी लोकसभा सांसद आज दोपहर 3 बजे एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना में शामिल होने जा रहे हैं। इन 6 बागी सांसदों के शिंदे की शिवसेना में औपचारिक तौर पर शामिल होने की उम्मीद है। इससे बागी गुट को दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित होने से बचने के लिए जरूरी 2/3 बहुमत भी मिल सकता है। महाराष्ट्र में काफी समय से ऑपरेशन टाइगर को लेकर कयास लगाए जा रहे थे। पिछले कुछ दिनों से वहां की सियासत में हलचल भी दिख रही है। ऑपरेशन टाइगर को लेकर मची राजनीतिक हलचल के बीच शिवसेना यूबीटी ने आज दोपहर 2:30 बजे नरीमन पॉइंट स्थित पार्टी ऑफिस शिवालय में अपने सभी विधायकों और एमएलसी की बैठक बुलाई है। ऑपरेशन टाइगर के माध्यम से शिंदे गुट को बल मिल रहा है, भाजपा का बल कम हो रहा है, ये दिखाई दे रहा है और दिल्ली का आशीर्वाद है, इसीलिए ये ऑपरेशन हो रहा है। उनको काफ़ी चीज़ें देने का आश्वासन दिया गया है। मुझे लगता है एक ट्रेंड बन गया है, ये पार्टी से जीत किया और दूसरे पार्टी में चले जाओ और लोगों को भी इसका असर लोगों के ऊपर भी पड़ना चाहिए, क्योंकि जिन्होंने वोट दिया महाविकास आघाड़ी करके उनको वोट मिला। शिंदे, शिवसेना, उद्धव जी, कांग्रेस, एनसीपी के पूरे वोट्स देके ये 6 एमपी चुन के आए। हमें उनको यही कहना, आपको जाना है तो आप इस्तीफा दे दीजिए, वापस चुनाव लड़िए और जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। एमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया है कि राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में मस्जिदों, दरगाहों और मुसलमानों के दूसरे धार्मिक स्थलों को जानबूझकर तोड़ा जा रहा है। इन क्षेत्रों में बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर आदि शामिल हैं। ओवैसी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से अपील की है कि वो इस मामले में दखल दें और इस तरह की होने वाली कार्रवाई पर रोक लगाएं। ओवैसी ने दावा किया कि बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में कई जगहों पर तोड़फोड़ की गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस तोड़फोड़ की वजह से मुसलमानों के कई धार्मिक स्थल प्रभावित हुए हैं। उन्होंने इस तरह की जाने वाली कार्रवाइयों को भेदभावपूर्ण बताया। ओवैसी ने कहा कि ये खास मकसद से की गई कार्रवाइयां हैं। ऐसे में उन्होंने केंद्र सरकार से इन्हें रोकने के लिए तुरंत कदम उठाने की मांग की है। वहीं ओवैसी ने कहा कि प्रभावित इलाकों में रहने वाले लोगों की ऐसी गतिविधि में कोई भूमिका नहीं थी जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता हो। ओवैसी ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि केवल मुसलमानों की पूजा स्थलों को ही निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अधिकारी पहले कहते थे कि ये इमारतें चारागाह पर बनी है, लेकिन जब डॉक्यूमेंट्स दिखाए गए कि ज़मीन जो है निजी है, तब अधिकारियों ने आधार बदल दिए और कहा कि ज़रूरी अनुमति नहीं ली गई थी। ओवैसी ने अमित शाह को टैग करते हुए केंद्र सरकार से अपील की है कि इस गैरकानूनी तोड़फोड़ को रोका जाए और पूरे मामले की समीक्षा की जाए। राजस्थान सरकार या स्थानीय प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। महाराष्ट्र में एक बार फिर से सियासी पारा हाई हो गया है। उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना में एक और फूट पड़ने जा रही है। सूत्रों का कहना है कि शिवसेना यूबीटी के सभी 6 बागी सांसद आज एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना में शामिल होने जा रहे हैं। इन 6 बागी सांसदों की शिंदे की शिवसेना में औपचारिक तौर पर शामिल होने की उम्मीद है। इससे बागी गुट को दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित होने से बचने के लिए जरूरी 2/3 बहुमत भी मिल सकता है। महाराष्ट्र में काफी समय से ऑपरेशन टाइगर को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं इसको लेकर अब कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा है कि जहां पहले कमल नहीं खिल पाया, वहां अब कीचड़ फैलाया जा रहा है। ऑपरेशन कीचड़ उनका अहंकार इतना आहत हुआ कि 400 का नारा देने के बाद वो 240 पर ही अटक गए, तो अब वे सांसदों को खरीद रहे हैं।
तो ठाकरे भी कह रहे हैं कि ये लालची लोग हैं, और जो सवाल था जहां कमल नहीं खिल पाता वहां पहले कीचड़ बिछाया जाता है, ऑपरेशन कीचड़। तो आप हैरान क्यों हैं? हमें ये इस बात की हैरानी है कि मोदी जी के अहम को इतनी चोट पहुंची कि वो 400 करते हुए 240 पे लड़खड़ा गए। उस अहम को इतनी चोट पहुंची कि अब वो दाएं बाएं से चोरी डकैती करके अपने एमपी खरीदे जा रहे हैं। क्यों खरीद रहे हो साहब? क्या जरूरत है? सरकार चल रही ना आपकी, या भरोसा नहीं है नायडू जी पर, या जनता दल पर भरोसा नहीं है? किस पे भरोसा नहीं है? ये तो सीधे सीधे आप कह रहे हो कि साहब नायडू पर भरोसा नहीं है, नीतीश जी की पार्टी पर भरोसा नहीं है, तो चलिए मैं अपने घर में और चोरी करके एमपी बन लूं। जरूरत क्या है? आपके पास पैसा बहुत है, हम मानते हैं। आप 5 किलो चावल देते हो पूरे देश को, बहुत बड़ी बात करते हो, और एमपी खरीदने निकल पड़ते हो। ये इसलिए होती क्या सरकारें कि एमएलए एमपी खरीदेंगे? झारखंड में इन्होंने क्या किया आपने देखा, मध्य प्रदेश में इन्होंने क्या किया आपने देखा। हर जगह खरीद फरोख्त। लोगों को कहते हैं सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, खुद एमपी खरीद रहे हैं। महाराष्ट्र एमएलसी चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। 17 में से 16 सीटों पर महायुति की बड़ी जीत हासिल की है, लेकिन सिर्फ नासिक में निर्दलीय ने बाजी मार ली है। भाजपा से उम्मीदवारी न मिलने के पर खड़े हुए थे ये निर्दलीय। कुल 17 सीटों में से सत्ताधारी महायुति भाजपा, शिवसेना और एनसीपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 16 सीटों पर अपना परचम लहराया है। इनमें से 6 सीटों पर महायुति के उम्मीदवार निर्विरोध विजयी हुए हैं, जबकि 11 सीटों पर हुए कड़े मुकाबलों में से 10 महायुति के खाते में गई हैं। वहीं केवल नासिक की एक सीट पर भाजपा से उम्मीदवारी न मिलने पर निर्दलीय कैंडिडेट की जीत बेहद अहम है। 17 में से 6 सीटों पर उम्मीदवार पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हो चुके थे। इन नतीजों ने ये साफ कर दिया है कि राज्य की राजनीति में फिलहाल महायुति का दबदबा कायम है। जैसे भी आपको मालूम है कि ये चुनाव में महायुति और भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत अच्छी मतों की संख्या थी, लेकिन आज जो परिणाम आए हैं ये परिणाम स्पष्ट दिखाते हैं कि महाविकास आघाड़ी को, कांग्रेस को उनके खुद के मत वो वहां पर मिलने के लिए कमी हो गई है। और जो महाविकास आघाड़ी के 200 मत थे तो आज उनके कैंडिडेट को केवल 130 मत वहां पर मिले हैं, यानी 70 वोट उनके महाविकास आघाड़ी के और कांग्रेस के मुझे मिले हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी जीत है और कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी हार है कि कांग्रेस के सारे नेता इस चुनाव में बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, पैसे की बातें कर रहे थे, दुनिया भर की दूसरी बातें कर रहे थे। एक मतदारों ने बहुत अच्छी सीख कांग्रेस को और महाविकास आघाड़ी को इस चुनाव के माध्यम से दी है। कांग्रेस नेता शशि थरूर लगातार अपनी ही पार्टी कांग्रेस के निशाने पर हैं। वो बार बार भाजपा और पीएम मोदी की तारीफ करते कांग्रेस का टारगेट बन रहे हैं। एक बार फिर उन्हें अपनी ही पार्टी के सदस्यों की आलोचना का सामना करना पड़ा। उन्होंने कश्मीर और हालात सामान्य होने की दिशा में हो रही अच्छी प्रगति के बारे में टिप्पणी की, जिसके बाद विवाद शुरू हुआ। उन्होंने एक्स पर लिखा कि श्रीनगर में आज लोक भवन में उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा के साथ एक शानदार बैठक का सौभाग्य मिला। हमने राज्य के हालात और हालात सामान्य होने की दिशा में हो रही अच्छी प्रगति पर चर्चा की। अपनी ही पार्टी के सहयोगी पर तंज कसते हुए खेड़ा ने कहा कि मेरे वरिष्ठ सहयोगी डॉक्टर शशि थरूर की पीएम मोदी के प्रति प्रशंसा भौतिक दुनिया की सीमाओं परे जाती दिख रही है। अब ऐसी बातें भी सुन सकते हैं जो मोदी ने कही ही नहीं है। अब आप मुझे बताइए, आप एएनआई में है ना, मैं आपसे बोलूं एएनआई कैसा है कि आप बुराई करोगे? आप तो तारीफ ही करोगे ना। मनोज सिन्हा के पास जाके कह रहे हैं कि साहब कश्मीर कैसा है, वो बोलेंगे बहुत अच्छा चल रहा है और ये खुश हैं सब। ये अच्छी बात नहीं है ना। आपको सबसे बात करनी चाहिए। आपको आम आदमी से, नौजवानों से, बेरोजगार नौजवानों से, व्यापारियों से, कश्मीरी पंडितों से, सिविलियंस से, सबसे बात करके देखिए। वो आपको बताएंगे क्या कश्मीरी पंडित लौट गए, क्या वो पुनर्स्थापन हो गया उनका। ये सारे सवाल हम सबके मन में हैं और मुझे पूरा भरोसा है डॉक्टर थरूर सबसे मिलेंगे और उसके बाद वो अपना मंतव्य भी बदलेंगे। मैं पूरा भरोसा, तो उनके पढ़े लिखे आदमी, मुझे भरोसा है वो करेंगे ऐसा।
उत्तर प्रदेश के अयोध्या में स्थित राम मंदिर के चढ़ावा और दान में कथित तौर पर गबन की चल रही जांच के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक दान के पैसों की गिनती करने वाली टीम को बदल दिया गया है। बैंक की ओर से नकदी गणना में शामिल कर्मचारी की टीम भी नई करा दी गई है। इसके साथ ही प्रक्रिया में लगाए गए स्वयंसेवकों की ड्यूटी और निगरानी व्यवस्था में तैनात कर्मियों को भी बदल दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक पहले से निर्धारित नियमों का वो सख्ती से पालन कराया जा रहा है। वहीं काउंटिंग रूम में ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। अब केवल बिना जेब वाले कपड़े पहनकर ही कर्मचारियों और संबंधित लोगों की काउंटिंग रूम में प्रवेश की अनुमति होगी। वहीं काउंटिंग रूम से बाहर निकलने वाले कर्मचारियों की फ्रिक्सिंग भी की जा रही है। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरों की निगरानी के लिए अलग से कर्मियों को तैनात किया गया है, जो विशेष रूप से काउंटिंग रूम की गतिविधियों पर लगातार नजर रख रहे हैं। समाजवादी पार्टी हमेशा हिंदू देवी देवताओं, मठ मंदिरों, साधु संतों को और सनातन को अपमानित करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है। आप सब लोग जानते हैं, पूरा देश प्रदेश जानता है कि किस प्रकार से समाजवादी पार्टी की सरकार में निहत्थे कार सेवकों पर गोली चलाई गई। और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने लगातार ये प्रयास किया, चाहे माननीय न्यायालय के माध्यम से या अन्य अनेकों प्रकार से, कि भगवान श्री राम का भव्य मंदिर ना बने। लेकिन उन्हें मंदिर और मंदिर के प्रति लोगों की जो आस्था है वो कहीं ना कहीं पच नहीं रही, वो उसे स्वीकार नहीं कर पा रहे और इसी कारण वो अनावश्यक रूप से इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कभी भी, आपने देखा होगा, ज़ियारत, दरगाह, मस्जिदों पर चंदे की कोई बात आज तक, हिसाब किताब की बात उन्होंने नहीं की है। तो वो किस मुंह से राम मंदिर के चंदे की बात कर रहे हैं? और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसे संज्ञान लिया है, जो चीज़ें आई हैं, और एसआईटी उसकी जांच कर रही है। और मुझे विश्वास है जल्दी रिपोर्ट आएगी और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। नीट यूजी एग्जाम के दौरान बिहार में एक बड़े सॉल्वर गैंग का पर्दाफाश हुआ है। लखीसराय जिले के 3 परीक्षा केंद्रों पर प्रशासन और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 7 सॉल्वर समेत कुल 24 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करने वाली कंपनी के 14 कर्मचारी भी शामिल हैं। शुरुआती जांच में खुलासा हुआ है कि असली अभ्यर्थियों की जगह दूसरे लोगों को परीक्षा दिलाने के लिए 30 लाख रुपए तक का सौदा किया गया था। जांच एजेंसियों के मुताबिक इस पूरे रैकेट का मास्टरमाइंड अर्पित राज है, जो गया मेडिकल कॉलेज का छात्र बताया जा रहा है। अर्पित का नाम साल 2024 के चर्चित नीट पेपर लीक मामले में भी सामने आया था और उस समय सीबीआई ने मामले में उससे पूछताछ भी की गई थी। अब एक बार फिर से उसका नाम परीक्षा धांधली से जुड़े मामले में सामने आने के कई सवाल खड़े हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक इस गिरोह का खुलासा तब हुआ जब हाजीपुर निवासी और पीएमसीएच का छात्र मयंक कश्यप संदिग्ध गतिविधियों के दौरान पकड़ा गया। बिहार के भोजपुर जिले के बिलौटी गांव में हुए भरत भूषण तिवारी के कथित एनकाउंटर को लेकर राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज कुमार झा ने इस मामले में सरकार और पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। वहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इस घटना को संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था से जुड़ा गंभीर विषय बताते हुए सरकार की आलोचना की है। दोनों नेताओं ने निष्पक्ष जांच की जरूरत पर जोर दिया। मामले को लेकर विपक्ष लगातार सरकार से मांग कर रहा है। भरत भूषण तिवारी के कथित एनकाउंटर के बाद बिहार की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। इसी क्रम में आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने कहा कि उनकी पार्टी शुरू से ही किसी भी राज्य में होने वाले कथित एनकाउंटर के खिलाफ है। झा ने कहा कि चाहे यूपी हो या बिहार, किसी भी एनकाउंटर को केवल एक व्यक्ति की मौत तक सीमित नहीं देखा जाना चाहिए। उनके अनुसार ऐसे मामलों में सच सामने आने की प्रक्रिया भी प्रभावित होती है। देखिए, मैं एक बात कंसिस्टेंटली अपने दल की ओर से कहता आ रहा हूं, एनकाउंटर उत्तर प्रदेश में हो या मेरे यहाँ हो बिहार में, एनकाउंटर सिर्फ व्यक्ति का नहीं होता, सच का एनकाउंटर होता है। एक एनकाउंटर करके आप सच पे पर्दा डाल देते हैं, क्योंकि मान लीजिए कोई क्रिमिनल भी है तो आपकी मंशा क्या होनी चाहिए? उस क्रिमिनल के नेटवर्क को ध्वस्त करना, उसकी समझ बढ़ाना, उसके पूरे पॉलिटिकल इकोनॉमी को कब्जे में लेना। एनकाउंटर करके आपने क्या किया? वाहवाही भी थपथपा ली। आप अपना मॉडल फलाने राज्य के फलाने मुख्यमंत्री जी से और 2-4 जगह तारीफ हो गई। हर एनकाउंटर सच पे पर्दा होता है, और अगर आप जुडिशियल इंक्वायरी, शायद आप दबाववश बस ये चाहेंगे कि उसमें कोई प्रभावित ना करे, क्योंकि देखिए चोर की दाढ़ी में तिनका। अगर एनकाउंटर सच होता तो आप सस्पेंशन नहीं करते।
और मैं फिर से दोहराता हूं, एनकाउंटर किसी का भी हो, कहीं भी हो, वो सच का एनकाउंटर होता है। वो छुपाने के लिए एनकाउंटर किया जाता है जिसमें लोग शरीके गुनाह होते हैं। कतर के रास लफान में एक प्रमुख नेचुरल गैस एक्सपोर्ट टर्मिनल में 21 जून की रात तेज धमाका हुआ। हादसा तब हुआ जब ईरान के हमले के बाद यहां कर्मचारी की ओर से टर्मिनल को दोबारा शुरू करने की कोशिश की जा रही थी। तेज धमाके के चलते वहां पर भीषण आग लग गई, जिसमें करीब 54 लोगों के घायल होने की खबर है, जबकि 18 लोग कई घंटों के बाद तक लापता थे, लेकिन राहत बचाव टीमें मौके पर लगातार काम कर रही हैं। कतर की सरकारी कंपनी कतर एनर्जी के मुताबिक एक्सपोर्ट टर्मिनल में काम के दौरान रविवार रात वर्जान गैस सप्लाई प्लांट में एक बड़ा धमाका हुआ और आग लग गई। टर्मिनल हुए धमाके के चलते होने वाले नुकसान की अब तक कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आ पाई है। हालांकि अधिकारियों ने पहले ही कहा था कि कुछ लोग घायल हुए हैं, लेकिन कतर के गृह मंत्रालय ने बाद में हादसे में घायलों के होने वालों का आंकड़ा जारी किया। कतर दुनिया के टॉप नेचुरल गैस उत्पादकों में से एक है। ऐसे में यहाँ के इंडस्ट्रियल एरिया में हुए बड़े धमाके का असर वैश्विक ऊर्जा बाजार पर भी पड़ सकता है। अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से चल रहे तनाव को कम करने की दिशा में एक अहम कदम उठाया गया है। दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने स्विट्जरलैंड के वर्निकस्टॉक में हाई लेवल का पहला दौरा पूरा किया। इस बैठक में कतर और पाकिस्तान ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई। बातचीत के बाद जारी संयुक्त बयान में कई महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी दी गई है। बैठक का माहौल सकारात्मक बताया गया और दोनों पक्षों ने आगे भी बातचीत जारी रखने पर सहमति जताई। सबसे बड़ी बात यह रही कि दोनों देशों ने अगले 60 दिनों के भीतर एक अंतिम समझौते की दिशा में काम करने का रोड मैप तैयार करने पर सहमति जताई है। इससे उम्मीद बढ़ी है कि आने वाले समय में क्षेत्र में तनाव कम हो सकता है और कई पुराने विवादों का समाधान निकल सकता है। कतर और पाकिस्तान की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि बातचीत सकारात्मक और रचनात्मक माहौल में हुई है। दोनों पक्षों ने अगले 60 दिनों में अंतिम समझौते की दिशा में आगे बढ़ने का फैसला किया है। इसके लिए जल्द ही तकनीकी स्तर की नई बैठकों का दौर शुरू हो गया। इन बैठकों में विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी ताकि आगे का रास्ता साफ हो सके। हिंदी समाचार बस यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।